बेटा देखिएगा ये कौन सा सवाल है सर। सर आप ये देखें, सबसे पहले तो अहमद एंड राजी आर इन पार्टनरशिप। सबसे पहले तो ये पार्टनरशिप का सवाल है, ठीक है दोस्त। और उसके साथ बेटा देखो क्या बोलता है, बट हैव नॉट मेंटेन्ड फुल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ये पार्टनरशिप प्लस इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का सवाल है। मैंने पहले भी आपको करवाया है, कंपनी के साथ भी मैंने आपको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स करवाया और पार्टनरशिप के साथ भी मैंने आपको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स करवाया है। तो ये पार्टनरशिप प्लस इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का सवाल है, ठीक है। अब आ जाए जरा सर, अब देखें हमने मेजॉरिटी जो आपके एग्जाम में सवाल आते हैं और मेजॉरिटी भी जो हमने प्रैक्टिस की है ना बेटा, वो सोल ट्रेडर प्लस इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की है। अब बेटा देखो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि सर पार्टनरशिप के साथ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड आ गया, अब मैं क्या करूं। बेटा देखो आप, सोल ट्रेडर की इनकम स्टेटमेंट और पार्टनरशिप की इनकम स्टेटमेंट दोनों सेम बनती हैं, कोई डिफरेंस नहीं है बेटा, दोनों सेम बनती हैं। यानी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के होने से मेरी पार्टनरशिप की इनकम स्टेटमेंट, जिस तरह सोल ट्रेडर में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हो, नॉर्मल सोल ट्रेडर की जिस तरह इनकम स्टेटमेंट है, पार्टनरशिप की भी उसी तरह इनकम स्टेटमेंट है। बस फर्क क्या है बेटा, पार्टनरशिप में साथ साथ एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनता है। यकीन जाने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का एप्रोप्रिएशन से कोई ताल्लुक नहीं है बेटा। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स ये नहीं होगा, मैंने आपको बताया था कि सर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड आता है तो हम 9 स्टेप्स करते हैं, सेल्स परचेज, वो वैसे ही निकलेगा बेटा। बस डिफरेंस क्या है बेटा कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट अलग से बनेगा जिस तरह पार्टनरशिप में बनता है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के आने से कोई चेंज नहीं आएगा एप्रोप्रिएशन में, एप्रोप्रिएशन बिल्कुल पार्टनरशिप जैसा बनेगा। करंट अकाउंट अगेन बिल्कुल पार्टनरशिप जैसा बनेगा, इनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी। इसी तरह अगर कंपनी के साथ सवाल आता है बेटा, अगर कंपनी के साथ सवाल आता है, लेट्स सपोज अगर मुझसे कहता है भाई कि कंपनी अकाउंट्स प्लस इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है, एक सेकंड रुक जाए जरा, रिकॉर्डिंग स्टॉप। तो बेटा देखिएगा आवाज आ रही है सबको। तो बेटा अगर कंपनी प्लस इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आता है तो बेटा अगेन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के वही स्टेप्स होंगे जो होते हैं। सुन लें, फर्क क्या होगा
बेटा देखो सोल ट्रेडर की इनकम स्टेटमेंट और कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में डिफरेंस होता है। सोल ट्रेडर की इनकम स्टेटमेंट में नॉर्मल एक्सपेंसेस आप हेडिंग डालते हो, लेकिन कंपनी की जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम उसको एक्सपेंसेस को 3 में तोड़ते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन एंड फाइनेंशियल एक्सपेंस। तो अगेन स्टेप्स तो वही होंगे, बस इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट अब आप कंपनी वाला यूज करोगे। फिर सोशी का ताल्लुक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से नहीं है। फिर जो है बेटा आपका एसओएफपी का ताल्लुक जो है वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से नहीं है। तो अगेन बताने का मकसद ये, यहाँ पे पार्टनरशिप प्लस इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का सवाल है। तो हमारा फॉर्मेट, हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो चेंज होंगी, हमारे स्टेप्स चेंज नहीं होंगे। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के आने से कोई इनकम स्टेटमेंट या जो है वो करंट अकाउंट या जो है वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट चेंज नहीं होगा, नहीं। अब आ जाए जरा, तो ये पार्टनरशिप प्लस इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का सवाल। अब आ जाए, क्या बोलता है, स्टेट 3 एडवांटेजेस टू बिजनेस ओनर्स ऑफ यूजिंग डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग की डबल एंट्री सिस्टम के एडवांटेजेस आ जाए जरा, यहाँ पे हमने कल भी किया था। बेनिफिट्स ऑफ कीपिंग फुल डबल एंट्री अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, कल भी एक सवाल आया था, हमने लिखा था। क्या बोलता है भाई, कोई भी 2-3 लिख लें। Balances available at all times. Financial statements can be easily prepared. Less risk of errors and fraud. लिख लें यहाँ पे, balances are available at all times. Balances are available at all time. देखिएगा, उसके बाद बेटा financial statements can be easily prepared. Less risks of fraud and errors. जब आप पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी डबल एंट्रीज मेंटेन करेंगे, फ्रॉड एंड एरर्स का चांस कम है। आ जाए बेटा आगे। उसके बाद आपको ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, ये इंफॉर्मेशन है सर, ये क्लोजिंग इंफॉर्मेशन है। और आपसे क्या कह रहा है बेटा, हमें सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल निकालना है। छोड़ दें, हम जो स्टेप्स करते हैं उन पे हम आएंगे। इनकम स्टेटमेंट भी बनानी है, बस आ जाए जरा। पहले यहाँ पे डिस्पोजल देख लो बेटा, क्योंकि पार्ट एक्सचेंज का सवाल है। ये क्या बोलता है देखिएगा जरा, ये कहता है भाई ऑन 1 November 2018 a motor vehicle which had cost 7,000 on 1st May was part exchange for a new motor vehicle. The amount of part exchange was 3,300. Balance of purchase price of 6,800 was paid by check. आप पूरा सवाल देख लें, आपको कहीं पे भी नए मोटर व्हीकल की प्राइस नहीं गिवन। मैं जब प्रॉफिट और लॉस निकलवाता था आपको, हम एंट्रीज बनाते थे, न्यू मोटर व्हीकल डेबिट कॉस्ट प्राइस पे, ओल्ड मोटर व्हीकल क्रेडिट कॉस्ट प्राइस पे। ओल्ड मोटर व्हीकल देखो कितने की थी, 7,000 की हमने ली थी बेटा 1 May 2016 को। मैं ओल्ड मोटर व्हीकल के साथ 7,000 लिख रहा हूँ। फिर बेटा हम बैंक क्रेडिट करते हैं। बैंक निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। बैंक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू एसेट कॉस्ट माइनस ट्रेड इन वैल्यू। यहाँ पे नए एसेट की कॉस्ट हमें नहीं गिवन, यहाँ डायरेक्ट हमें बताया हमने 6,800 चेक से पे किए। बैंक क्रेडिट हो जाएगा 6,800। 6,800 चेक से पेमेंट किए बेटा हमने, मैंने यहाँ लिख लिया 6,800। अच्छा, उसके बाद सर आपको ट्रेड इन की वैल्यू भी बता दी, 3,300 है। आप पूरा सवाल पढ़ लें, इस पूरी एडजस्टमेंट को आप पढ़ लें, आपको कहीं पे भी जो है वो नए एसेट की कॉस्ट नहीं बताई। कोई फर्क नहीं पड़ता सर, बैंक मेरे पास है, मेरे पास ट्रेड इन वैल्यू है, मैं आराम से न्यू एसेट की कॉस्ट निकाल सकता हूँ। जरा कैलकुलेट करें, न्यू एसेट की कॉस्ट प्लस करें इन दोनों को, कितना आता है, प्लस करके वैल्यू बताएं। 10,100 बेटा नए एसेट की कॉस्ट आ रही है। मैंने यहाँ 10,100 नए एसेट की कॉस्ट लिख दी। और क्या लिखते हैं सर, जब भी एसेट बेचते हैं पुराना डेप्रिसिएशन रिवर्स होता है, और पुराना एसेट डेप्रिसिएशन का रिवर्सल निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा था, हम टाइमलाइन बनाते हैं बेटा। हमारा एयर स्टार्ट और एयर एंड क्या है, जरा चेक करो। हमारा एयर स्टार्ट बेटा 1 May 18 है, एयर एंड 30 April 19 है। आ जाओ जरा टाइमलाइन बना लेते हैं। फर्स्ट May 18 से
30 अप्रैल 19 हमारा टाइमलाइन है बेटा। आ जाओ, हमने एसेट कब खरीदा है? हमने एसेट खरीदा फर्स्ट में 2016 को। आए जरा, फर्स्ट में 2016 से पहली डेप्रिसिएशन लगेगी 30 अप्रैल 17 पे। फिर फर्स्ट में 2017 से अगली डेप्रिसिएशन लगेगी 30 अप्रैल 18 पे। उसके बाद देखेगा, उसके बाद फर्स्ट में 18 से जाना चाहिए मुझे 30 अप्रैल 19 को, लेकिन मैंने 1 नवंबर को एसेट बेच दिया है। 1 नवंबर इज एज गुड एज 31 अक्टूबर 18। गिन लो बेटा कितने महीने हुए, यहाँ 12 महीने हुए, यहाँ भी 12 महीने हुए, यहाँ भी 12 महीने हुए, और यहाँ गिन लो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 6 महीने हुए। पॉलिसी देखो बताइए क्या आपको, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन मंथली बेसिस। पॉलिसी 3 बताइए 20% स्ट्रेट लाइन मेथड है। आ जाए जरा कैलकुलेट कर लेते हैं, ये टोटल कितने मंथ्स हुए बेटा, जरा प्लस करो, 36 + 6 कर लो, 42 मंथ्स हो गए। ये आपका एसेट 7,000 का था, आपकी डेप्रिसिएशन का रेट 20% था, इनटू 42 डिवाइड बाय 12। जरा निकाल लें रिवर्सल कितनी आ रही है, जल्दी से रिवर्सल कैलकुलेट कर लें कितनी आ रही है। कितनी आ रही है रिवर्सल, जल्दी कैलकुलेट करें। 4900 रिवर्सल आ रही है। फिर मैंने आपसे क्या कहा था सर, प्रॉफिट और लॉस निकालना इस एंट्री में बैलेंसिंग फिगर होगा। आप जरा इन दोनों को प्लस कर लो बेटा, इन दोनों की वैल्यूज को प्लस करो, कितना आता है, इन दोनों वैल्यूज को प्लस करो बेटा, कितना आता है, प्लस करें इन दोनों वैल्यूज को, कितना आता है दोस्त, 10,100 प्लस 4,900, 15,000 आता है बेटा। चेक करो, चेक करें दोस्त, 15,000 आ रहा है सर। डेबिट साइड 15,000 आ रही है सर। क्रेडिट साइड को जरा प्लस करें, कितना आता है, क्रेडिट साइड को प्लस करें, कितना आता है, 14,800 आता है। चेक करो जरा, या 13,800 आ रहा है, क्या आ रहा है, 13,800 होगा ये, चेक कर लो सर। आपका सर आपका डेबिट साइड पे 15,000 है, आपका क्रेडिट साइड 13,800 है, यानी शॉर्टेज है क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे बेटा इनकम स्टेटमेंट गेन लिखते हैं हम, हमें फायदा हुआ होता है। तो यहाँ देख लें, इनकम स्टेटमेंट ब्रैकेट में गेन क्रेडिट बेटा निकाल लो, कितना आ रहा है, 1,200 आ रहा है गेन। ये निकालना था बेटा आपको इनकम स्टेटमेंट का वैल्यू यानी गेन। अब बच्चे यहाँ पे डिस्पोजल अकाउंट भी आप लोग बना सकते हो, आप लोग जो है वो इनकम स्टेटमेंट का गेन भी निकाल सकते हो, इसने कुछ बोला नहीं है, तो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। मैंने इस तरीके से क्यों निकाला है ये सुन लें। मैंने इस तरीके से ये इसलिए निकाला कि आगे मुझे टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज नए मोटर व्हीकल की चाहिए होगी, तो उस केस में आपको जो है वो नई मोटर व्हीकल भी चाहिए होगी, आपको जो है वो पुराने वाले की रिवर्सल भी चाहिए होगी, इसलिए मैंने ये एंट्री बनाई है। अब नए डेप्रिसिएशन निकालनी है बेटा, डेप्रिसिएशन चार्ज निकालना है आपको मोटर व्हीकल्स का। सर डेप्रिसिएशन चार्ज, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, हमारे स्टेप्स के हिसाब से ये हमारा स्टेप 8 हमने निकाल लिया है बेटा, और डेप्रिसिएशन चार्ज के हिसाब से ये हमारा स्टेप 7 है बेटा। हमने क्या पढ़ा था सर, अगर रेट और मेथड गिवन होगा तो वही फॉलो करूंगा, अगर रेट और मेथड नहीं गिवन होगा तो हम जो है वो रिवैल्यूएशन लगाएंगे। यहाँ पे रेट और मेथड गिवन है 20% और पॉलिसी भी बताई हुई है आपको। मैंने आपको बताया था बेटा डेप्रिसिएशन में, दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। जब भी स्ट्रेट लाइन मेथड हम करते हैं, जब भी हम स्ट्रेट लाइन मेथड करते हैं और पॉलिसी 3 से करते हैं, तो हम इस तरह डेप्रिसिएशन निकालते हैं। एसेट अकाउंट का बीडी माइनस डिस्पोजल इनटू रेट, एडिशन इनटू रेट, डिस्पोजल इनटू रेट। तो हम वैसे ही करेंगे बेटा, आ जाए जरा। एसेट अकाउंट का बीडी माइनस डिस्पोजल ऑन कॉस्ट हमें लेनी है, तो आओ जरा दोस्त। डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी, करंट पहले पे आप लोगे एसेट अकाउंट का बीडी माइनस डिस्पोजल की कॉस्ट बेटा इनटू रेट। तो आप आ जाए जरा, एसेट अकाउंट का बीडी से क्या मतलब है बेटा, ये चेक कर लो। सर ये मेरी सारी ओपनिंग या बीडी वैल्यूज थी सर। सर कितनी है मेरी मोटर व्हीकल्स की, ये तो बुक वैल्यू गिवन है 16,500, कॉस्ट इसकी 25,000 दे रहा है बेटा। स्ट्रेट लाइन में तो हम कॉस्ट लेते हैं ना दोस्त,
25,000 आपको कॉस्ट गिवन है, तो ले लो बेटा जरा एसेट अकाउंट बीडी की जगह मैंने लिखा 25,000 माइनस बेटा डिस्पोजल की कॉस्ट। सर ये जो आपने एसेट बेचा है इसकी कॉस्ट थी 7,000, कर लो माइनस बेटा 7,000 इनटू रेट जो कि है 20%। दूसरा बेटा दूसरा इज एडिशंस, एडिशंस यानी वो वैल्यू जो इस दफा खरीदी है। अब देखें एक डिसएडवांटेज ये भी होता है बच्चे के पास, अगर उसने ये एंट्री नहीं बनाई तो उसको लगता है नया एसेट 6800 का है, व्हिच इज रॉन्ग। सर नया एसेट 6800 का नहीं है, नया एसेट लेने के ऊपर जो पेमेंट की है हमने वो 6800 है। तो हमने नया एसेट 10,100 का लिया, तो एडिशंस कैसे निकलेगा बेटा 10,100 इंटू 20%, और अब मंथ्स करना पड़ेगा। सर हमने कब खरीदा है बेटा, ये हमने खरीदा है नवंबर में, हमारा एयर एंड है अप्रैल 19, गिन लो बेटा नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 6 महीने तक एसेट हमारे पास था। उसके बाद तीसरा हम लेते हैं डिस्पोजल का रेट, डिस्पोजल की कॉस्ट का रेट। डिस्पोजल की कॉस्ट बेटा हमने ऊपर ही अभी आइडेंटिफाई किया 7,000 है, तो सर 7,000 का 20%, और मैंने आपसे कहा था आखिरी स्लैब के मंथ्स ले लेंगे। आखिरी स्लैब के मंथ्स कितने हैं बेटा 6 महीने हैं, इनटू 6/12। वैल्यूज बता दें जरा एक एक स्लैब की मुझे इंडिविजुअल, पहले वाले स्लैब की क्या है, दूसरे वाले स्लैब की क्या है, और तीसरे वाले स्लैब की क्या है, बता दें जरा प्लस करके इंडिविजुअली हर स्लैब की वैल्यू। सर 3600 पहले वाले की है, 10 एडिशंस की है, और 700 डिस्पोजल की है। जरा इन सबको प्लस कर लें, कितना आता है जगह, मेरे हिसाब से तो 5310 आएगा। मैं सुमेरा आप चेक कर लें। 5310 मेरा डिप्रिसिएशन है बेटा। आगे आ जाए सर, अब इनकम स्टेटमेंट उसने कहा है, अब मैं अपने स्टेप से चलूंगा बेटा, जो वर्किंग उसने मुझसे कही थी वो मैंने कर ली। सवाल में क्या बोलता है, ऑल परचेजेस एंड सेल्स आर ऑन क्रेडिट। देखें इसमें जो सबसे ज्यादा टेक्निकल चीज थी वो यही थी कि ये वाली चीज बेटा आपको पार्ट बी, बाकी तो अब सिंपल सवाल है, जिस तरह हम स्टेप्स करते हैं वैसे ही स्टेप्स करेंगे। हमारे हिसाब से हमारा स्टेप 1 क्या होता था, यहाँ चेक कर लें, यहाँ उसने कह दिया सारी सेल्स क्रेडिट पे। हमारा स्टेप 1 होता था सेल्स निकालना, और सेल्स हम निकालते थे कैश सेल्स के केस में हम कैश का अकाउंट बनाते थे, और क्रेडिट सेल्स के केस में हम SLCA बनाते थे। यहाँ उसने कह दिया कैश सेल्स नहीं है, मैं SLCA बनाऊंगा बेटा। आ जाए जरा SLCA बना रहे हैं, और SLCA बना रहा हूँ बेटा मैं, तो आप रिसीवेबल के BD से स्टार्ट करेंगे। यहाँ आ जाए रिसीवेबल्स का BD ये रहा बेटा 3790 और 3620, बैलेंस BD 3790, बैलेंस CD 3260। उसके बाद क्या बोलता है बेटा, रिसिप्ट्स फ्रॉम कस्टमर 57,900, ले लें रिसिप्ट्स 57,900। क्रेडिट सेल्स आ जाएंगी आपके पास, बता दें जरा क्रेडिट सेल्स कितनी आ रही है, और कुछ तो नहीं कहा है, बताएं क्रेडिट सेल्स कितनी आ रही है। हम तब तक स्टेप 2 पे चलते हैं। स्टेप 2 कैलकुलेशन ऑफ परचेजेस, कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस। कैश परचेजेस दी भी नहीं है बेटा, सिर्फ क्रेडिट पे परचेज किया है, PLCA बनेगा। PLCA BD, एक बंदा कैलकुलेट कर ले क्रेडिट सेल्स। बेटा पेबल्स पे आओ। अच्छा ये मैंने एक सेकंड, एक बेटा वैल्यू ऊपर नीचे ले लिया है, देखो ये एग्जाम में भी ख्याल रखना, पहले क्लोजिंग दिया हुआ है फिर ओपनिंग दिया हुआ है। हमारी शुरू से आदत है कि ये ओपनिंग होता है ये क्लोजिंग होता है, तो उसको चेंज कर लो। क्लोजिंग कुछ है ओपनिंग कुछ है, क्लोजिंग है 3260 और ओपनिंग है 3260 और क्लोजिंग है 3790। अब जरा निकालें क्रेडिट सेल्स।
बताओ वैल्यू कितनी आ रही है। उसके बाद बीडी देख लो बेटा 4390 है और 4560 सीडी है। पेमेंट्स कितनी की है हमने, पेमेंट्स की है हमने 25,800। बताए क्रेडिट सेल्स कितनी आ रही है और क्रेडिट परचेज भी बता दें। फाइव एट फोर थ्री जीरो मेरी क्रेडिट सेल्स है और क्रेडिट परचेज 21410। उसके बाद देखिएगा स्टेप 3 हमारा इन्वेंट्री होता था, यहाँ गिवन है बेटा। मैंने कल आपको 2 मार्कअप मार्जिन वाले सवाल करवा दिए हैं, इसमें मार्कअप मार्जिन नहीं है। स्टेप 3 ये रहा, स्टेप 4 ये रहा बेटा। बैंक अकाउंट वैसे ही रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि हमें एसओएफपी नहीं बनानी है। स्टेप 5 बेटा एक्सपेंस की एडजस्टमेंट का होता था। आ जाओ मैं यहाँ पे करता हूँ स्टेप 5 एक्सपेंस एडजस्टमेंट। सबसे पहले वेजेस की आ रही है बेटा, पाप का अकाउंट बनाने। वेजेस पाप का अकाउंट बनाने दोस्त। अब देखो बेटा वर्किंग होंगी तो आप शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो, लेकिन एज अ पार्ट अगर मांगता कि वेजेस का अकाउंट बना तो आप पूरा बैलेंस बीडी ब्रैकेट में प्रीपेड लिखेंगे। ठीक है, तो वेजेस ओइंग पे आ जाओ। 2300 और 1500, 2300 और 1500। वेजेस पे कितना किया है बेटा, नीचे देखो जरा। वेजेस पे किया है 10,700। वेजेस पे किया है 10,700। बताओ बेटा इनकम स्टेटमेंट का क्या वैल्यू आ रहा है, बताएं दोस्त इनकम स्टेटमेंट का क्या वैल्यू आ रहा है। 9900। अगला अकाउंट हम बनाएंगे बेटा रेंट का, वही पाप का अकाउंट बनेगा बेटा। यहाँ पे अब एडवांस के दिए हैं बेटा 1600 और 950। अब एक सेकंड यार, यहाँ पे भी यही गलती दोबारा कर ली है। इसका बीडी बेटा 1500 है और इसका सीडी है 2300। कोई ओपनिंग क्लोजिंग का मसला हो रहा है। वैल्यू बताएं आप कितनी आ रही है। वैल्यू बताएं कितनी आ रही है। इसी तरह रेंट में प्रीपेड बीडी 950 है बेटा और अक्रू प्रीपेड सीडी है 1600। और इस दफा रेंट कितना पे किया है, 7500। ले लें, इनकम स्टेटमेंट आपके पास आ जाएगी। रेंट की वैल्यू भी बता दें। सिक्स एट फाइव जीरो। अब बेटा आ जाए जरा। उसके बाद बेटा हमारा अगला स्टेप स्टेप 6 होता है इनकम एडजस्टमेंट। यहाँ कुछ है नहीं। स्टेप 7 मैं कर चुका हूँ, स्टेप 8 भी मैं कर चुका हूँ। स्टेप 9 ओपनिंग कैपिटल बनाने की जरूरत नहीं है, एसओएफपी नहीं बनानी, इनकम स्टेटमेंट बनानी है पार्टनरशिप की। अब देख लीजिएगा बिल्कुल सोल ट्रेडर वाली ही बनेगी, कोई फर्क नहीं है। पार्टनरशिप उसने लिख दिया तो उसमें कोई फर्क नहीं है, मैंने अभी आपसे कहा था।
तो आ जाए सर, सेल्स कितनी गिवन है, हमने अभी निकाली है सेल्स, सेल्स गिवन है 58430, लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अच्छा एक वर्किंग रह गई है बेटा हमारी, देखो ये तो हमारे स्टेप्स हैं, इसके अलावा भी कुछ एडिशनल चीजें गिवन होंगी तो उसकी वर्किंग्स मुझे करनी पड़ेंगी। यहाँ उसने क्या बोला, प्रोविजन बनाना है 5% का। अब बच्चे सोचते हैं सर हम प्रोविजन किसकी वैल्यू को बनाएं, हम प्रोविजन किसकी वैल्यू को बनाएं, हम रिसीवेबल्स की ओपनिंग वैल्यू को बनाएं या क्लोजिंग को। मैंने हमेशा आपसे कहा है जब आप एसओएफपी बनाओगे तो आप रिसीवेबल्स की ये वाली वैल्यू लिखोगे, सीडी की वैल्यू जाती है एसओएफपी करंट एसेट में, तो जाहिर सी बात है सर जब रिसीवेबल्स की ये वाली वैल्यू जाएगी तो साथ में प्रोविजन भी इसी वैल्यू पे निकल के जाएगा। तो आप चेक करें 3790 इज द वैल्यू, उस पे प्रोविजन लगेगा, लगाए जरा 3790 का 5%, आपके पास करंट एस्टिमेट आ जाएगा। लगाओ कितना आ रहा है 3790 का 5%, करंट एस्टिमेट आ जाएगा प्रोविजन का, बेटा बता दो कितना आ रहा है। 190 करंट एस्टिमेट है, प्रीवियस कुछ गिवन नहीं है सर, जीरो, इंक्रीज इन प्रोविजन है 190 का। तो जरूरी नहीं है सर खाली स्टेप्स होंगे, कुछ एडिशनल चीजें गिवन होंगी तो उनकी भी वर्किंग्स मुझे करनी पड़ेगी। अब बेटा एक चीज देख लो जो मैं आपसे भी कह रहा था, देखो यहाँ पे एग्जामिनर हमेशा 6800 लिख के देता है और बच्चा सोचता है 6800 का नया मोटर व्हीकल, जबकि ऐसा नहीं है, यहाँ पार्ट इन एक्सचेंज है। नया मोटर व्हीकल 10,100 का है, पेमेंट 6800 की है। तो अगर आपके एग्जाम में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का सवाल आता है तो डायरेक्ट बस ये न्यू मोटर व्हीकल 6800 देख के नई मोटर व्हीकल नहीं देख लेना, पहले देख लेना पार्ट इन एक्सचेंज है या नहीं है। अगर तो पार्ट इन एक्सचेंज नहीं होगा तो नया मोटर व्हीकल इतने का ही खरीदा है हमने, लेकिन अगर पार्ट इन एक्सचेंज हुआ तो आपको न्यू मोटर व्हीकल की कॉस्ट इस तरह निकालनी पड़ेगी दोस्त, ये ख्याल रखिएगा। बच्चे डायरेक्ट 6800 एडिशंस में ले जाते हैं, एडिशन 6800 नहीं 10,100 है, जो हमने पैसे दिए हैं उस पुराने एसेट देने के ऊपर वो 6800 है, इसका ख्याल रखिएगा। तो आ जाए जरा इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री, ऐड परचेजेस करते हैं बेटा, परचेज रिटर्न वगैरह यहाँ कुछ है नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा, और इसमें से हम लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। आ जाए जरा सबकी वैल्यूज ले लेते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है बेटा, ये रहा ओपनिंग इन्वेंट्री 6750, परचेजेस है बेटा 21410, 6750 और 21410, 6750 21410, जरा प्लस करें इसको, कितना आता है दोस्त, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल निकाल लें जरा, उसमें से फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा हमारे पास। निकाले, ये प्लस करें कितना आता है हम तब तक क्लोजिंग इन्वेंट्री ऊपर से देख लेते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री है बेटा 5470, 28160 में से माइनस करें बेटा 5470, कितना आता है बताइए जरा, 22690, माइनस करें, ग्रॉस प्रॉफिट बताएं बेटा मुझे। उसके बाद बेटा सवाल में कोई इनकम नहीं है, मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस लूंगा, एंड मैंने आपसे हमेशा से कहा है सबसे पहले एक्सपेंसेस आप वर्किंग से लेंगे, वो स्टेप्स जो आपने किए हैं। ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 35,740, मैं पहले वो एक्सपेंसेस लूंगा जो मैंने वर्किंग्स किए हैं। अच्छा एक इनकम आ रही है बेटा, एक इनकम आ रही है, ऐड अदर इनकम, गेन ऑन डिस्पोजल, बेटा आपने जो गेन ऑन डिस्पोजल किया है उस पे आपको, आपने जो एसेट बेचा है उस पे आपको बेटा फायदा हुआ है, तो गेन ऑन डिस्पोजल आ रहा है, हमने अभी निकाला भी था बेटा, गेन ऑन डिस्पोजल। सर कितने का फायदा हुआ था एसेट बेच के, सर हमें एसेट बेच के फायदा हुआ था 1200 का, ले लें बेटा इसको इनकम में, प्लस करें ग्रॉस प्रॉफिट से कितना आता है, प्लस करो दोस्त, ग्रॉस प्रॉफिट से कितना आता है ये, उसके बाद लेस एक्सपेंसेस कर दीजिएगा, और लेस एक्सपेंसेस पहले मैं वर्किंग से उठाऊंगा बेटा। सबसे पहले डेप्रिसिएशन हमने निकाली थी बेटा, ये आ रहा है सर 36940, सर सबसे पहले हमने डेप्रिसिएशन निकाली है ऑन मोटर व्हीकल्स 5310, डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल्स 5310,
उसके बाद आए सर, उसके बाद बेटा इंक्रीज इन प्रोविजन निकाला है, देख लें 190 का। अब बेटा देखो, अगर यही सवाल कंपनी प्लस इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का होता तो बस मेरा ग्रॉस प्रॉफिट तक तो सेम होगा, चाहे सोल ट्रेडर हो, यहाँ तक सेम होगा। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स प्लस सोल ट्रेडर बोल रहा है या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स प्लस पार्टनरशिप बोल रहा है, तो यहाँ तक तो सेम होगा। पार्टनरशिप में तो आगे भी सेम होगा बेटा, सोल ट्रेडर जैसा। लेकिन अगर कंपनी आता तो यहाँ तक सेम होता, उसके बाद में एक्सपेंसेस को बस 3 कैटेगरीज में तोड़ता। ये डिफरेंस है बस। ये हाथ पैर फूल नहीं जाने चाहिए एग्जाम में कि सर ये तो कंपनी के साथ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड दे दिया। देखो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के जो अपने स्टेप्स हैं वो ही फॉलो होंगे, और कंपनी की जो अपनी चीजें वो फॉलो होंगी। जितने भी 9 स्टेप्स पढ़ाए, चाहे कंपनी के साथ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड दे, चाहे पार्टनरशिप के साथ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से, चाहे सोल ट्रेडर के साथ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से, वैसे ही 9 स्टेप्स करने। बस मैं आपको एक चेंज बता देता हूँ। जैसे पार्टनरशिप में हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ना बेटा, तो हम सिर्फ वैल्यू निकालते थे। अगर पार्टनरशिप होगी तो उस कैपिटल को पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में तोड़ना होगा। स्टेप 9 में डिफरेंस है। इसी तरह बेटा अगर कंपनी के साथ आता है तो आपका यहाँ तक सब कुछ सेम होगा, आप बस एक्सपेंसेस को 3 कैटेगरीज में तोड़ोगे, बस दैट्स इट। तो आज जरा इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बेड डेट्स कितना निकाला था हमने? 190। आगे आ जाए जरा। उसके बाद क्या बोलता है सर? उसके बाद हमने वेजेस का अकाउंट बनाया था 11,500 और रेंट का निकाला था 6850। 11,500 और 6850। 11,500 और 6850 इंश्योरेंस का है बेटा। उसके बाद आ जाए सर उसके बाद और मैंने किसी की भी वर्किंग नहीं की, अब हम वैल्यूज उठाएंगे बेटा। सर हमने वेजेस रेंट उठा लिया, आखिर में आ रहा है जनरल एक्सपेंसेस 2300 का, वो आप ले लें बेटा, जनरल एक्सपेंसेस 2300 का। बाकी आई डोंट थिंक सो और कोई एक्सपेंस बचता है बेटा। निकालें कितना आता है सर ये जनरल एक्सपेंसेस 2300 प्लस करें कितना आता है? और कोई भी एक्सपेंस देख लो, हमने सारे कवर कर लिए, देख लें जरा एक दफा। प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। तो याद रखिएगा बेटा, किसी भी टॉपिक के साथ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड आ रहा है, पार्टनरशिप के साथ आ रहा है, कंपनी के साथ आ रहा है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के स्टेप्स वैसे ही होंगे। और जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की इनकम स्टेटमेंट नहीं होती, वो पार्टनरशिप की इनकम स्टेटमेंट होती है, वो कंपनी की इनकम स्टेटमेंट होती है। तो फिर आप कंपनी या पार्टनरशिप का फॉर्मेट फॉलो करेंगे। टोटल कितना आ रहा है दोस्त? 26150। प्रॉफिट फॉर द ईयर बता दें कितना आ रहा है? प्रॉफिट फॉर द ईयर निकालने कितना आ रहा है? 10790। उसके बाद क्या बोलता है सर? एक्सप्लेन व्हाई बिजनेस में क्रिएट प्रोविजन फॉर डॉubtful डेट्स। मैंने आपसे कहा था प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, ताकि रिसीवेबल्स बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यूज पे रिकॉर्ड हो। दिखा देता हूँ, ये लिखा हुआ है बेटा, ये रहा देख लें। Why is provision for bad debts recorded? Estimated loss, prudence concept, apply matching principle। अगर रिकॉर्ड नहीं किया प्रॉफिट ओवरस्टेट हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स विल बी शोन एट रियलिस्टिक वैल्यू। ये सारी चीजें आप यहाँ लिख सकते हैं दोस्त। तो 2-3 पॉइंट लिख लें एज पर, फिर आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। एज पर मैचिंग कॉन्सेप्ट टू इंश्योर trade receivables are correctly recorded at realistic value to ensure expenses are not understated and profit not overstated. Right. तो आ जाए सर। उसके बाद क्या बोलता है बेटा देखो, when the partners started business they each invested 25,000 and agreed to share profit and losses equally। पार्टनरशिप में जब ये लोग आए थे, अग्री किया था इन्होंने कि प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली शेयर करेंगे। The partners are concerned that business has low profit and high bank overdraft. Ahmed's brother is prepared to invest 25,000 into the business. He has suggested 2 options to Ahmed and Raji। ऊपर आ जाओ जरा, कितने पार्टनर्स थे बेटा?
सर हम पहले कितने पार्टनर्स थे? सर हम पहले 2 पार्टनर्स थे, अहमद एंड राजी। अब ये क्या बोल रहे हैं कि अहमद के भाई को हम सोच रहे हैं पार्टनरशिप में लाना। क्या बोलता है? अहमद ब्रदर इज प्रिपेयर्ड टू इन्वेस्ट 25,000 इनटू द बिजनेस। पहला क्या है? टू लोन दिस अमाउंट टू पार्टनरशिप एंड रिसीव एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 10%। पहला ये बोल रहा है कि अहमद का भाई जो है वो लोन दे दे 25,000 का, और हम उसको हर साल इंटरेस्ट देंगे 10%। दूसरा क्या है? टू इन्वेस्ट द फुल अमाउंट एंड बिकम एन इक्वल पार्टनर थ्रू हिज बिजनेस कॉन्टैक्ट्स। ही फील्स दैट ही विल बी एबल टू इंप्रूव द टोटल रेवेन्यू। एडवाइस द पार्टनर्स व्हिच ऑप्शन इफ ईदर दे शुड एक्सेप्ट जस्टिफाई योर आंसर। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी एडवाइस आएगा दोनों ऑप्शंस के प्लस माइनस लिखेंगे एंड एंड में आप अपना जो है वो ओपिनियन देंगे। तो पहले मैं अगर ऑप्शन 1 के हिसाब से बात करूं तो सर नेगेटिव पॉइंट ये है ऑप्शन 1 का, सुन लो, कि अगर आप लोन लेंगे बेटा तो आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी और आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसने वैसे ही कहा है सर हमारा प्रॉफिट जो है वो कम हो रहा है, आप नए पार्टनर को लाएंगे तो आप प्रॉफिट और कम हो जाएगा बेटा। सर उसके बाद अगर हम लोन लेते हैं, हमने पढ़ा है गियरिंग बढ़ जाती है, हमारे बैंकरप्सी के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद देखिएगा बेटा प्लस पॉइंट्स क्या होंगे इसके प्लस पॉइंट्स क्या होंगे सर? इसके प्लस पॉइंट्स ये होंगे भाई, इमीडिएट कैश इज अवेलेबल। नया पार्टनर आता है बेटा तो वही सारी उसको हम बाहर खड़ा करेंगे दरवाजे के, पहले हम रीवैल्यूएशन करेंगे, फिर हम जो है वो गुडविल रिकॉर्ड राइट ऑफ करेंगे। तो इसी तरह बेटा, इसी तरह के सिनेरियो में हम जो है वो इमीडिएट कैश हमें मिल जाएगा। जबकि पार्टनर को लाएंगे तो पहले वो 2 स्टेप्स वाली ख्वारी करनी पड़ेगी, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो लोन लेने से इमीडिएट कैश इनटू बिजनेस आता है बेटा। और सर दूसरा हमने पढ़ा था इंटरेस्ट इज एन अलाउएबल एक्सपेंस फॉर टैक्स। अच्छा सर अगर पार्टनर को लेकर आते हैं, सर अगर ऑप्शन 2 फॉलो करते हैं तो क्या होगा? सर अगर ऑप्शन 2 फॉलो करेंगे हम, सर नया पार्टनर आएगा तो सर कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे। सर नया पार्टनर आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अब और शेयर करना पड़ेगा। पहले 2 पार्टनर में तो बट ही रहा था कम प्रॉफिट, अब नए पार्टनर के आने से भी प्रॉफिट कम होगा बेटा तो और प्रॉफिट गिरेगा। सर प्लस पॉइंट्स क्या होंगे? सर प्लस पॉइंट्स ये होंगे, सर न्यू आइडियाज आएंगे। सर आपका जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर होंगी। और सर उसने सवाल में एक बात लिखी है, नए पार्टनर के आने से उसके बहुत ज्यादा कॉन्टेक्ट्स है बेटा अहमद के भाई के, तो अहमद के भाई के आने से हमारी सेल्स बढ़ जाएगी बेटा बिकॉज ऑफ हिज कॉन्टैक्ट। तो सेल्स बढ़ने से हमारे प्रॉफिट भी बढ़ जाएंगे बेटा। एंड में आप अपना ओपिनियन दे दीजिएगा। मेरे हिसाब से चूज ऑप्शन 2। आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो बेटा, मैंने ऑप्शन 2 चूज किया है क्योंकि मुझे ऑप्शन 2 में ज्यादा फायदे दिख रहे हैं। आप ऑप्शन 1 भी फेवरेबल कह सकते हो कि नहीं नहीं हम ऑप्शन हम ऑप्शन 1 चूज करेंगे, हम ऑप्शन 2 चूज नहीं करेंगे। मेरे ऑप्शन 2 चूज करने के पीछे 2 रीजंस है बेटा, 2 रीजंस है मेरे ऑप्शन 2 चूज करने के पीछे। पहला तो सेल्स का पॉइंट बेटा, और दूसरा वो आप चेक करो उसने क्या कहा है, हमारे पास ऑलरेडी हाई बैंक ओवरड्राफ्ट है। अगर मैं अब लोन लेता हूं तो मेरी ये जो गियरिंग और बैंकरप्सी के चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, मेरी एडवर्स प्रॉफिटेबिलिटी हो जाएगी बहुत ज्यादा। वैसे ही आप इतना बैंक ओवरड्राफ्ट लेकर बैठे हो, अब उसके ऊपर आप लोन लोगे तो जो है वो ये मसले भी होंगे। हम ऑप्शंस की हेडिंग डाल के नहीं लिखेंगे एग्जाम में, हम लिखेंगे कि एज पर ऑप्शन 1 ये चीजें होंगी, एज पर ऑप्शन 2 ये चीजें होंगी, एंड फाइनली मैं ये ऑप्शन चूज कर रहा हूँ। हमेशा पैराग्राफिंग में आंसर लिखा जाता है, कभी भी जो है वो हेडिंग डाल के नहीं लिखा जाता।